नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो कई सारी रोचक और सरकार के अंदर की खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज शुरुआत एक अच्छी खबर से। यूपी के 2 आईएएस अफसरों ने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में यूपी का नाम रोशन किया है। इन दोनों अफसरों को प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। एक हैं अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और दूसरी हैं बहराइच की डीएम मोनिका रानी। अनुराग श्रीवास्तव जो एसीएस रैंक के अफसर हैं, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रणेता हैं, उनके ही नेतृत्व में पिछले 5 सालों में ये अभियान आगे बढ़ा है। हर घर में नल से जल पहुंचाने के साथ साथ एक नए इनोवेशन जिसमें सोलर प्लांट से बिजली भी मिलती है, इसके लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। मोनिका रानी भी बहराइच की डीएम हैं और उनके ज़िले को समग्र विकास में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है और इसके लिए इन दोनों अफसरों को आगामी अप्रैल महीने में दिल्ली में प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। अनुराग योगी सरकार के एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने इस पूरी स्कीम को ए से लेकर जेड तक अमली जामा पहनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य को उन्होंने पिछले 5-6 सालों में हर घर तक पहुंचाकर एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। इस योजना ने यूपी में एक भगीरथ चमत्कार, कहते हैं जैसे भगीरथ गंगा को ले आए थे, उसी तरह का प्रयास करके अनुराग श्रीवास्तव ने योगी सरकार की साख को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। इसे अमली जामा पहनाने वाले अनुराग को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इनोवेशन के लिए चुना गया है। ये बहुत गौरव की बात है कि यूपी में एकमात्र अफसर हैं सीनियर लेवल पर जिनको प्रधानमंत्री ने इस अवार्ड के लिए देश भर में 10 लोगों में से वो चुने गए हैं। सीनियर लेवल के अफसरों में अनुराग श्रीवास्तव सादगी से रहते हैं, मिशन पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे अफसर हैं जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं और पिछले कुछ सालों में उनको लोगों ने तब जाना जब बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक घर घर में जल जीवन मिशन यानी कि नल से जल पहुंचाने का सफल प्रयास कामयाब हुआ। अब उन्होंने इसी परियोजनाओं में सोलर प्लांट का अभिनव प्रयोग करके पूरे देश को एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। दूसरी बात है 2010 बैच की आईएएस अफसर हैं, बहराइच की जिलाधिकारी हैं मोनिका रानी, उनको भी प्रधानमंत्री के अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। मोनिका बेसिकली गुरुग्राम की रहने वाली हैं, पहले वो सरकारी शिक्षक भी रही हैं और शादी के बाद वो आईएएस में चयनित हुई हैं। उनका जिला सेवा से संतृप्तिकरण का जो एक अभियान चला देश में, उसमें टॉप 10 जिलों में से एक आया है। उनको टॉप 10 जिलाधिकारियों में से चयनित किया गया है, जिसमें मोनिका के ज़िले में जो पिछड़े गांव हैं वहाँ पर आयुष्मान कार्ड, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, विकास, इनसे जुड़े हुए सुधारात्मक जो काम किए गए हैं, लगभग 70 गाँवों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की उन्होंने जो कोशिश की है, उस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने एक बार मन की बात कार्यक्रम में भी उनके इस काम की चर्चा की थी, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात बहराइच से आई थी। बहराइच विकसित भारत यात्रा का जो कार्यक्रम रहा है उसमें भी वो प्रथम आया है उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक है जिसकी काम की तारीफ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हो तो ऐसे अवार्ड उनको मिलने भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इन 2 अफसरों ने योगी सरकार की साख को बहुत ऊंचा किया है। तो अनुराग श्रीवास्तव और मोनिका रानी उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने में कामयाब रहे हैं और अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जब इनको सम्मान देंगे तो स्वाभाविक है कि यूपी के लिए वो काफ़ी बड़ा दिन होगा, खुशी का दिन होगा। अब बात उत्तर प्रदेश में अभी हाल में हुए
14 डीएम और 3 मंडलों के कमिश्नर के जो तबादले हुए हैं उनकी समीक्षा का। बड़ी रोचक बात है इसमें, इस बार की जो तबादला सूची आई है, कई लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि एक सूची पहले ही लीक हो गई थी। उसको लेकर जो जहां जिनको जाना था वो जा नहीं पाए, खट्टा हो गया उनका मामला। लेकिन उनकी जगह पर जो कहीं इधर उधर जा रहे थे वो सही जगह पहुंच गए, तो उनकी किस्मत भी चमक गई। तो कहते हैं कि कई बार छींका बिल्ली के भाग से टूटता है। सूची ऐसी लीक हुई कि जो गड़बड़ जगह जा रहा था वो सही जगह पहुंच गया, और जो बहुत मलाईदार जगह चयनित किए हुए था वो वहीं रह गया, अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस से आईएएस बने अफसरों ने इस सरकार में और इस सूची में भी अपनी मजबूत पकड़ का एहसास कराया है। चर्चा उन लोगों की जिनकी पकड़ इस सरकार में एक दिन भी कमजोर नहीं हुई, 1 इंच ढीली नहीं हुई। चंद्र प्रकाश सिंह पहले लखनऊ के डीएम के लिए उनका नाम चला, बुलंदशहर में है, लेकिन वो मथुरा जैसे बड़े जिले के डीएम बनाए गए। ये भी पीसीएस से आईएएस बने अफसर हैं। राकेश कुमार सिंह जो कानपुर के डीएम थे, उनके जैसी किस्मत उत्तर प्रदेश में आज तक किसी अफसर की नहीं होगी, जो आईएएस बनने के बाद एक दिन भी खाली नहीं रहा। एक जिला में 4 साल, 3 साल, 2 साल, और अब वो मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं इंद्र विक्रम सिंह, जो गाजियाबाद के डीएम थे, उनको सचिव कृषि बनाया गया, लेकिन उनकी ताकत में इजाफा करने के लिए उनको मंडी निदेशक का चार्ज भी दिया गया है। बहुत बड़ा चार्ज है, हालांकि वो विशेष सचिव स्तर का है, लेकिन दिया उनको गया दोनों चार्ज कि भाई खाली ना रहो, एहसास ना हो कि कमज़ोर हो गए, पूरा ताकत आपको मिलती रहेगी। मथुरा के डीएम रहे शैलेंद्र सिंह, जिनको प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नरी मेरठ के बाद अगर कोई है तो आगरा है, उसका मंडलायुक्त बनाया गया है। ये सब नाम वो हैं जो स्टेट कैडर के लोग हैं, जिन्होंने ऐसी धाक बनाई है योगी सरकार में कि आज तक उनको कोई फेल ही नहीं कर पाया। कहाँ किनका जुगाड़ है ये भी कोई नहीं समझ पाया। लेकिन आज की तारीख में बड़े बड़े डायरेक्ट आईएएस अफसर इनसे रंज रखते हैं और वो सोचते हैं कि कहाँ से इतना सटीक इनकी व्यवस्था है। अय्यर सरकार के पसंदीदा अफसरों में शामिल हैं, बने हुए हैं। पहले एक बार उनका नाम अलीगढ़ से गाजियाबाद के लिए चला था, लेकिन बाद में फिर फिलहाल वही हुआ जो सूची में लीक हुआ था कि उनको लखनऊ का डीएम बनाया जाएगा। गाजियाबाद विशाख जी नहीं गए तो वहाँ पर दीपक मीणा चले गए, विशाख जी लखनऊ आ गए। मुख्यमंत्री के 2 विशेष सचिवों को भी इस सूची में मौका मिला है, जिसमें कुमार हर्ष को सुल्तानपुर और शशांक त्रिपाठी को बाराबंकी का डीएम बनाया गया है। पहले जो नाम चल रहा था, ये चल रहा था कि कुमार हर्ष को रायबरेली भेजा जाएगा और शशांक त्रिपाठी को हरदोई का डीएम बनाया जाएगा। लेकिन वही पहले वाली सूची ने जो एक फर्जी आ गई थी, गड़बड़ कर दिया और फिर दोनों का नाम अलग अलग जिलों के लिए चला गया। सूची परिवर्तन का बहुत लोगों को फायदा मिला है, बहुत लोगों को निराशा हुई है। लेकिन एक और नाम जो बहुत चौंकाता है वो है रितु महेश्वरी का, जो योगी सरकार में हमेशा बड़े इंपॉर्टेंट पदों पर रहीं। नोएडा की सीईओ रहीं, आगरा की कमिश्नर रहीं, तीनों अथॉरिटियों में एक टाइम पे उनका जलवा रहा। लेकिन इस बार उनके हाथ निराशा लगी है, उनको स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया है आगरा से हटाकर। तो ये उठापटक ऊपर नीचे की जो कहानी है तबादलों की, ये थोड़ी इसलिए रोचक और चटपटी हो जाती है क्योंकि कुछ अफसर इतने ताकतवर हैं कि वो चाहे प्रमोशन हो जाए लेकिन उनका बाल नहीं बांका होगा, उससे बड़ा पद पाएंगे। जैसे राकेश सिंह, उनका रिटायरमेंट है सितंबर में। कानपुर के डीएम थे, कानपुर मंडल के कमिश्नर बनने के लिए भी उनका नाम चला था, लेकिन फिर उनको सचिव मुख्यमंत्री बना दिया गया। बहुत गौरव की बात है कि कोई राज्य सेवा का अधिकारी मुख्यमंत्री का सचिव बने, और राकेश कुमार सिंह के पास कोई जादू की छड़ी होगी जिसकी वजह से वो बराबर मुख्यमंत्री की गुड बुक में है और अच्छे पद वो पाते रहते हैं। लेकिन इस बार रितु महेश्वरी चूक गई हैं। अब ये देखना होगा कि वो फिर कब मुख्यधारा की ओर लौटती हैं। तो रितु महेश्वरी का डाउनफॉल
और स्टेट कैडरों के अफसरों का अपग्रेडेशन लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ये एक नया दौर है। कहा जाए जितना योगी की सरकार में राज्य सेवा के अधिकारियों को महत्व मिला, बड़े बड़े जिले मिले, वो कभी सपने में दूसरे सरकारों में नहीं सोच सकते थे। इस मामले में उनको इस सरकार की तारीफ करना होगा, उनका आभारी भी होना होगा। अब एक और बहुत रोचक और विस्फोटक खबर। पहले आपने मंत्रियों और अफसरों के बीच कई बार बहस, तनातनी, मीटिंग में गुस्सा, झगड़ा, झंझट, ये सब सुना होगा। आज एक ऐसी खबर लाया हूँ जो बाहर नहीं निकली, दब गई कमरे में, हाल में, मीटिंग हाल में, लेकिन आपके सामने आ गई है। इस बार मामला दो सीनियर और जूनियर अफसरों के बीच सीधी भिड़ंत का है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में यह एक नया कारनामा हुआ है। कारनामा घरों को रोशन करने वाले ऊर्जा विभाग का है, जहां पर एक मीटिंग के दौरान चेयरमैन और एमडी में खुलेआम भिड़ंत हुई है। यानी कि सीनियर और जूनियर के बीच कोई लिहाज नहीं बचा। और लिहाज क्या, लड़ाई इस तरह हो गई कि कई लोग जो मीटिंग में बैठे थे उनको बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। कोई लिहाज भी नहीं बचा है। अब धीरे धीरे बाहर ये बातें आने लगी हैं, समाचार पत्रों में भी छपने लगी हैं, क्योंकि प्रदेश के ऊर्जा विभाग कोई मामूली जगह तो है नहीं जहां पर सबकी निगाह रहती है। और यहां पर पिछले दिनों शक्ति भवन में एक मीटिंग थी जिसमें सभी डिस्कॉम के एमडी और निदेशक बुलाए गए थे इस बैठक में। और इस बैठक में चेयरमैन आशीष गोयल वो सभी एमडीज के काम की समीक्षा कर रहे थे। डिस्कॉम्स के प्लान के बारे में चर्चा हो रही थी। जब मध्यांचल का नंबर आया तो भवानी सिंह खंगारात भरी मीटिंग में बिफर गए। चेयरमैन ने मध्यांचल एमडी भवानी सिंह खंगारात से जानकारी मांगी, जिसमें किसी बिंदु पर चेयरमैन द्वारा यह कहा गया कि आप इतने साल से एमडी हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं है। जिसके बाद खंगारात ने आशीष गोयल के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया और मीटिंग पूरी बंद हो गई। हालांकि चेयरमैन मामला संभालना चाहते थे और उन्होंने कहा कि मध्यांचल की समीक्षा बाद में कर लेंगे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। लेकिन खंगारात उखड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि जब आपने एक गजल शुरू करा दी है तो आज मेरी सुन लीजिए। मैं ऐसी मीटिंगों में नहीं आऊँगा जहां अफसरों को बुलाकर समय खराब किया जाता हो, उनको नीचा दिखाया जाता हो। मैं ईमानदारी से काम करता हूं और मैं कोई भी अनैतिक बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। खंगारात के इस रवैये से पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। सारे डिस्कॉम के एमडी थे, कई सारे आईएएस अफसर, कई सारे डायरेक्टर बैठे थे और वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आए। आईएएस अफसरों के बीच इस तरह का यह पहला विवाद है जब आप देख रहे हैं खुलेआम भवानी सिंह खंगारात जो मध्यांचल के एमडी हैं, उन्होंने अपने ही चेयरमैन आशीष गोयल को ललकारा है। खंगारात ने वहां से निकलकर सरकार को पत्र दे मारा है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि इसके पीछे उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। लेकिन जानने वाले इस बात को जानते हैं कि खंगारात लगभग 3 सालों से मध्यांचल में एमडी हैं। देवरिया में जब ये डीएम थे तब भी एक बार इनका मामला प्रमुख सचिव महिला कल्याण रेणुका कुमार से भी उलझा था, सुर्खियां बना था कई साल पहले। और इसी विभाग में खंगारात एक बार तत्कालीन एसीएस महेश गुप्ता की मीटिंग में भी हंगामा कर चुके हैं। महेश गुप्ता की मीटिंग में वह बीच में उठकर चले आए थे और यह कहते हुए कि यहाँ पर मीटिंग में सिर्फ अफसरों की बेइज्जती करने के लिए बुलाया जाता है। शक्ति भवन की घटना ने पूरी सरकार को हिला दिया है, लेकिन मामले पे पर्दा डाला गया है, चुप कराया गया है, जानकारी बाहर न निकलने पावे। गेंद अब सीएम कार्यालय के पाले में है, निर्णय उन्हें करना है। लेकिन यह कोई मामूली बात नहीं है कि एक डिस्कॉम के एमडी ने बिजली विभाग के चेयरमैन को इस तरह से खुलेआम सबके सामने भरी मीटिंग में जवाब दिया हो और उनको खारिज कर दिया हो कि मैं आप जैसी मीटिंग में नहीं आऊँगा। अनुशासनहीनता कहिए, ये कहिए कि अफसर स्वेच्छाचारी हो गए हैं। कई सालों से एक ही पद पर रहते रहते वो अपने आप को उस विभाग का खुदा मानते हैं, सब कुछ वही जानते हैं।
भवानी सिंह खंगारौत का इतिहास भी रहा है कि यूपी के मंत्री तक, जो केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं कि 6-6 बार फ़ोन करो, हमारा फ़ोन नहीं उठाते। तब उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ेगा। आशीष गोयल चुप मार के सज्जन आदमी हैं, बैठ गए, मुख्यमंत्री के यहाँ बता दिया। जब मंत्री लड़के नहीं जीत पाए खंगारौत से, तो फिर चेयरमैन लड़के क्या जीतेंगे। आप एक अफसर की ताकत देखिए, जो अफसर ना तो जनता से मिलता है, ना तो वो उनका आप कहीं भ्रमण देखेंगे। वो लखनऊ में बैठे हैं, वो खाली अपने आप को वाइट कॉलर बताते हैं, ईमानदार बताते हैं, और वो कहते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं। यूपी में ब्यूरोक्रेसी में ईमानदारी के पैमाने अलग अलग हैं। कुछ लोग दूसरों को चोर समझकर खुद ईमानदार का तमगा लिए हुए हैं, कुछ लोग ईमानदार हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और सबको बेईमान समझते हैं। अलग अलग स्तर हैं, लेकिन सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहा है। ये बड़ी हैरत की बात है। तमाम लिस्ट निकल रही है, रोज सूची निकल रही है, लेकिन मध्यांचल के इस जहर को पीकर चुपचाप बैठे हैं कि कहीं ये विस्फोट ना कर जाए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में तमाम इंजीनियरों के, तमाम ठेकेदारों की जुबान पर इस बात की चर्चा है कि भवानी सिंह खंगारौत ने पहले प्रमुख सचिव के साथ भिड़ंत की, अब चेयरमैन के साथ भिड़े हैं। तो गजब व्यवस्था चल रही है लोकतांत्रिक सिस्टम में। मंत्री की क्या वैल्यू होती है, क्या मतलब होता है, उनको भी इन अफसरों ने खत्म कर दिया है। अब बात एक ऐसी खबर की जो सामाजिक सरोकार, सामाजिक तरक्की, व्यापार से जुड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अफसर की सनक उस पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट करती है, उनको बड़ा सम्मान देती है। लेकिन आज आपको जानकर इस बात पर हैरानी होगी कि एक और उद्योगपतियों का स्वागत किया जा रहा है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से कई सारी फैक्ट्रियां पलायन कर रही हैं, दूसरे राज्यों में जा रही हैं। ऐसा जीएसटी में एम देवराज के आगमन के बाद शुरू हुआ है। पिछले कुछ समय से जो अटकलें चल रही थी, अब वह सही साबित होने लगी हैं। जीएसटी विभाग की सख्ती के कारण यूपी में कानपुर से अकेले 5 बड़ी पान मसाला की कंपनियां पलायन करके दूसरे राज्यों में चली गई हैं। उनका 90% सामान यहां से जा चुका है, मशीनरी जा चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी इस महीने के आखिरी तक चला जाएगा। कानपुर देहात से भी एक फैक्ट्री चली गई है, वो हिमाचल प्रदेश चली गई है। कहा जाए तो कई दशकों का पुराना जो पान मसाला कारोबार कानपुर में था, वो अब उजड़ गया है। जब से एम देवराज सेल टैक्स विभाग में प्रमुख सचिव बनकर आए हैं, उनकी सख्ती ने पान मसाला कारोबार, सरिया, सीमेंट, लोहा उद्योग, तमाम सारे व्यापार पर एक बहुत विपरीत असर डाला है। क्योंकि पिछले 24 नवंबर से उन्होंने प्रदेश में जो फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर जो सचल दल हैं उनको तैनात कर रखा है, उनको कैमरे से लैस कर रखा है। 24 घंटे कैमरे से जो गाड़ी निकलती है, जो कागज़ निकलते हैं, उनकी जांच होती है, निगरानी होती है, जिसके चलते कारोबारी असहज हो गए और उन्होंने कानपुर और कानपुर देहात की अपनी कई फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और मशीनें उठवाकर वो दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं। बताया जाता है कि एक फैक्ट्री हिमाचल गई है, दिल्ली गई है, एक गुवाहाटी गई है और एक झारखंड चली गई है। एक उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी अपना नया काम शुरू कर रही है, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर कानपुर से आप खाली देखें तो जो पान मसाला उद्योग है वो लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देता है। यानी कि 1 लाख लोगों की रोजी रोटी उजड़ने की तैयारी है, उनके संकट पैदा हो गया है। सर, जो कानपुर का औद्योगिक ढांचा है वो एक तरह से लड़खड़ाने लगा है। उद्यम विकास के लिए जो माहौल बन रहा था उस पर ये खबरें प्रतिकूल असर डाल रही हैं। आपको मैं बता दूं कि जो पान मसाला कारोबार है उसमें करीब 35% सुपारी आसाम से आती है और 60% के लगभग नागपुर से आती है। कानपुर की जो फैक्ट्रियां हैं उनसे करीब हर महीने
100 करोड़ रुपए का जीएसटी सरकार को जाता है। अगर ये फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो सरकार को राजस्व का भी नुकसान होने का खतरा है। साथ ही इसके साथ साथ जो इसके सपोर्टिंग कारोबार हैं उनके भी बंद होने के आसार बढ़ जाएंगे, उन पर असर पड़ेगा। खास तौर से कत्था और इतर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। एक अफसर अगर ये बात कहता है कि वो राजस्व बढ़ा देगा, जब फैक्ट्रियाँ नहीं रहेगी तो राजस्व बढ़ेगा कहाँ से? सरकार को इस बात की तत्कालिक समीक्षा करनी चाहिए कि पिछले दिसंबर और जनवरी के महीने में राजस्व की प्रगति क्या है। अगर रेवेन्यू बढ़ा है जीएसटी का तो फिर देवराज को और फ्री हैंड मिलना चाहिए, और अगर रेवेन्यू घटा है तो फिर देवराज के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उत्पीड़न, निगरानी, इन दोनों में अंतर है। निगरानी ज़्यादा कड़ी होगी तो फिर उत्पीड़न भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये आप इस आशंका को खारिज नहीं कर सकते। सरकार जब अचानक से किसी चीज़ की चूड़ी टाइट कर देती है तब वहाँ परेशानी पैदा होती है। चूड़ी धीरे धीरे टाइट करो और उतने टाइट करो जितने में फेल ना हो। आज उत्तर प्रदेश अगर तरक्की के रास्ते पर है, योगी सरकार ने उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया है। उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने आ रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ के निवेश के दावे हो रहे हैं। तो उन दावों में कहीं देवराज के एक्शन पलीता न लगा दें, सरकार को इस पर संभलना होगा। जब अखबार में यह छपता है कि 5 बड़ी कंपनियों ने कानपुर से कारोबार समेट लिया, तो फिर ऐसे अफसरों को बुलाकर पूछा जाना चाहिए कि ये कंपनियों ने जो कारोबार समेटा क्यों समेटा, इनसे कितना रेवेन्यू आता था, इसकी भरपाई कहाँ से करोगे? क्योंकि कर सब तुम रहे हो, जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा। अगर बदनामी हुई तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग अपनी छवि ऐसी बना चुके हैं और उसकी आड़ में ऐसी निरंकुशता कर देते हैं जो जनहित से, लोकतांत्रिक सिस्टम से, सरकार के बयान और भावनाओं से मेल नहीं खाता है। इसी मेल को ठीक करने के लिए तालमेल की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि इमीडिएट इस मामले में सरकार हस्तक्षेप करे, क्योंकि और अगर 4-6 कंपनियां भागी, फैक्ट्रियां भागी, तो डेंट सरकार पर आएगा, उसकी कार्यप्रणाली पर आएगा, उसकी नीतियों पर आएगा। साख बाहर तक खराब होगी, ये किसी अफसर की नहीं, ये यूपी पर आएगा। फिलहाल हम पावर सेंटर के आखिरी में आ गए हैं और जाते जाते मुनव्वर राना साहब का एक बहुत अच्छा शेर है जो इन खबरों के ऊपर बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई झुंझलाहट में कही जानी चाहिए। सरकार के सामने दिल खोल कर बात आनी चाहिए और इन लाइनों से आप उन बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि वो मुझसे बेतकल्लुफ़ होके मिलता है, मगर यारो न जाने क्यों उसके चेहरे से घबराहट नहीं जाती। और मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। और जहाँ हम हैं वहाँ आवाज़ देना भी जुर्म ठहरा, और जहाँ तुम हो वहाँ तक पाँव की आहट नहीं जाती। नमस्कार।